नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम कुछ हट के बात करेंगे। बात है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बढ़ता तनाव। हम देख रहे हैं कि आजकल कई सारे बच्चे भारत देश में अलग अलग एज पर, अलग अलग आयु पर प्रतिस्पर्धिक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अब सारे ही एग्जाम्स में अगर आप देखें तो सीट्स तो लिमिटेड हैं, पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि बच्चों पे तनाव बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे प्रतिस्पर्धा के युग में जब तनाव बढ़ता जा रहा है तो आप अपने आप को संतुलित कैसे रख सकते हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि तनाव बढ़ने के कारण क्या हैं। देखिए, तनाव बढ़ने के मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला है कि आपके परिवार का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, या परिवार की आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। अगर आप वो एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी भी वजह से आप वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाते हैं जो आपके परिवारजनों की है, तो यह एक तनाव का कारण बन जाता है। दूसरा कारण कई बार ये होता है कि पेरेंट्स मुख्यतः अपने पीयर ग्रुप में, अपने रिलेटिव्स में ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कितना होशियार है। ये चलते 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 वो भूल जाते हैं कि इस चीज़ से बच्चे पे कितना तनाव उत्पन्न हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वह ये है कि आप किस तरीके से अपनी सोशल प्रेस्टीज बनाए रखना चाहते हैं। मतलब आप दुनिया में, आप लोगों के बीच में, आपके सहसंबंधियों के बीच में ये बनाए रखना चाहते हैं कि हम एक अच्छे परिवार से हैं और हमारे बच्चे एक अच्छी नौकरी में लगे हुए हैं। वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल इश्यूज़ या कोई और कारण भी हो सकते हैं जो आपके तनाव को बढ़ा सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी होते हैं, पर अब इन सब के चलते एक जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वह स्वजनित है। मतलब वह आपकी एक उल्टी सोच है। मतलब जैसे कि अगर आपके कोई परिवार का जन है, आपको लगातार ऐसा लगेगा कि वो बहुत परेशान है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है और जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो इन दोनों ही कारणों के निवारण बहुत ही सरल है कि आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान ना दें, ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम आगे निवारण में समझेंगे वो यह होती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से कई बार ये तकलीफ उत्पन्न होती है। तकलीफ शुरुआत में छोटी रहती है, वह सिर्फ तनाव और तनाव से जुड़ी हुई रहती है, पर धीरे 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 हम ये देखते हैं कि ये तकलीफ बड़ी होती जा रही है, और इसके बड़े होने का, ये इसके विशाल रूप धारण करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, और वह कारण होता है स्वयं आपके परिवारजन। क्योंकि वो परिवारजन यह स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं है कि आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आप पर तनाव बहुत ज़्यादा है, और किसी वजह से उन्हें ये लगने लगता है कि आप उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते हैं। तो उस वजह से कई बार परिवार के जन और ज़्यादा प्रेशर डालने लगते हैं या और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। कई बार वह मनमुटाव का रूप ले लेते हैं, जिसमें पारिवारिक असमंजस्य की स्थिति पैदा हो जाती है। ये सभी चीज़ों को एक संतुलित रूप में आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि जो व्यक्ति तकलीफ़ में है, जो व्यक्ति परेशानी में है, उस व्यक्ति के बारे में सोचें। ये ना सोचें कि वह कुछ ऐसा कर रहा है जो हमें तकलीफ़ दे रहा है। हम सही में अगर उसकी तकलीफ़ समझेंगे तो हम उस व्यक्ति की समस्या का निवारण कर सकते हैं। अब निवारण के बहुत सारे तरीके और बहुत सारे मायने हैं। देखिए, बहुत सरल भाषा में हम कहें तो बी पॉजिटिव। यहाँ पे हम बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, पर अपने आप को एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन देने की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे कि हमने पहले कहा कि कोई दुखी है तो आप ये सोच के बहुत दुखी होंगे कि मेरा प्रियजन दुखी है, और आपका कोई प्रियजन बहुत अच्छा कर रहा है तो कई बार आप ये सोच के भी दुखी हो सकते हैं कि अरे उसने इतना अच्छा कर लिया, मैं नहीं कर पाया। तो यह जो एक नेगेटिव सोच है उसे अपने से दूर रखना है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम एक
इस चीज़ को कि ये तनाव 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 कहीं भयावह रूप न ले ले, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है या जिसे मानसिक रोग के रूप में समझा जाता है, तो उस भय से हमारे समाज में एक ऐसा आसपास ऑरा बना हुआ है जिसे वो एक स्टिग्मा के रूप में उस उपस्थित होता है। मतलब कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों को पता ना चल जाए, इसके लिए अजीब अजीब हरकतें होती हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, एक सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है, एक सोशल आइसोलेशन हो जाता है। वह सोशल एक्सक्लूजन सिर्फ वह व्यक्ति जो उस समस्या से गुजर रहा है उसके लिए नहीं है, उसके पूरे परिवारजन के लिए है। और जब ये गाज पूरे परिवार पे गिरती है तो वह और इस चीज़ में उलझते जाते हैं और इससे निकलना मानो कि उनके लिए एक असंभव चीज़ प्रतीत होती है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार के जन जो व्यक्ति तनाव में है उसका पूर्ण सहयोग करें। अगर ज़रूरत है तो काउंसलर का सपोर्ट लें, साइकोलॉजिस्ट का सपोर्ट ले। और कई केसेस में हम देखते हैं कि अगर वह एक व्यापक रूप में या भयावह रूप में उत्पन्न हो रहा है तो साइकियाट्रिस्ट को भी कंसल्ट करना पड़ सकता है, पर उससे भय रखने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि ये साइकियाट्रिस्ट के पास कैसे जाएं, ये हमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है। यह सोच अपने आप में ही एक गलत सोच है, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए पेट का दर्द हुआ तो आप पेट के डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको कहीं और तकलीफ़ होती है, मान लीजिए कि धड़कन में तकलीफ़ है, तो आप दिल के डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो ये भी एक इसी तरीके के स्पेशलिस्ट हैं जो आपको एक प्रॉपर सलाह या गाइडेंस दे सकते हैं। भारत में निमहांस, जो कि बेंगलोर में है, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा संगम मिलता है आपको न्यूरोलॉजी का, साइकोलॉजी का और साइकियाट्री का। और यहाँ पर बहुत सारे लोग फैमिली काउंसलिंग के लिए आते हैं। फैमिली काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति तनाव में है, सिर्फ वो अकेला व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति के साथ उसके परिवार के सब जन साथ में मिलके काउंसलिंग लेते हैं। और इस काउंसलिंग के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं, क्योंकि ये समझ में आता है कि हम किस तरीके से इस समस्या को हल करने में उस परिवारजन की मदद कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत कारगर होती है वो बिहेवियर थेरेपी है। हालांकि भारत जैसे देश में अभी साइकोलॉजी को इतना, मनोविज्ञान को इतना बल नहीं दिया जाता है। लोग यूजुअली उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करते हैं जो एक दवाई लिख के आपको प्रिस्क्राइब कर सकें। मनोवैज्ञानिक या काउंसलर्स के पास जाने में लोगों को उतना फेथ नहीं है, पर फिर भी अगर हम देखें तो बिहेवियर थेरेपीज बहुत कारगर रूप में आगे सामने आती हैं। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे वह ये है कि अगर हम इस चीज़ को सही समय पे समझ लें तो एक जो रिसर्च कहती है वो ये है कि हर तनाव के एपिसोड के बाद, हर स्ट्रेस के एपिसोड के बाद आपके ब्रेन के कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो अगले जो एपिसोड्स होते हैं वह उससे और वर्स होने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो अगर आप सही समय पे इस चीज़ को डायग्नोस करके और इसका इसको एक सही लाइन में, एक सही वे ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएं तो ये बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। और स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो अपना कैरियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, अपनी जीविका कमाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस पर एक अनड्यू प्रेशर ना बनाया जाए। परिवार के सदस्य होने के नाते हम सबका यह एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। साथ ही हाल ही में अगर आप देखें तो एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें हाईएस्ट जॉब्स इन फ्यूचर की बात कही गई है, और वह जॉब्स मेनली मेंटल हेल्थ टेक्नीशियंस, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स और साइकियाट्रिस्ट के होंगे। तो इसका मतलब यह एक बहुत कॉमन तकलीफ़ है जो आने वाले समय में और ज़्यादा व्यापक रूप ले सकती है। तो इससे डरने की जगह, इससे भयभीत रहने की जगह, यह ज़रूरी है कि हम सही जगह पहुंच के सही तरीके से इस चीज़ को हैंडल करें, ना कि इसको छुपाने में या इसको एक लोग क्या कहेंगे वह सोच के इसको अपने आप में गढ़ते रहें, जो कि और आगे तनाव का कारण बन सकता है। तो
बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिन फैमिलीज़ में पढ़ाई का, एग्ज़ाम का एक बहुत फ़ियर वाला माहौल रहता है, वहाँ पर बच्चों को पूरा सपोर्ट दिया जाए, उनके फैमिली मेम्बर्स उनके साथ रहें और तनाव का कोई क्षण उनके आसपास ना आ सके। धन्यवाद।